विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा पास करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ विषय को समझने का भी एक दृष्टिकोण मिलेगा, एक विज़न मिलेगा और तोता रटंत से मुक्त आप कहीं न कहीं चीज़ों को विश्लेषण करने की क्षमता भी अर्जित करेंगे, कुछ न कुछ सीखते जाएँगे। भीड़ से अलग जो रास्ता होता है, जो राह होता है, उसको उस पर चलने के लिए साहस और दुस्साहस की आवश्यकता पड़ती है। शुरू-शुरू में बहुत कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जब आप अलग चल रहे होते हैं तो फिर उसके लिए मेहनत, दुस्साहस दुस्साहस, आत्मविश्वास और हौसला बहुत मजबूत होना माँगता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस प्रकार से हिंदी को नई चाल में रास्ता देते हैं, नई दिशा में ले जाते हैं, उसके बाद अगर काल विभाजन की दृष्टि से द्विवेदी युग की मैं बात करूं, वैसे उस काल विभाजन को लेकर के बाद के इतिहासकारों ने कुछ अपनी असहमतियां दर्ज की है और एक नया विभाजन शुरू किया है, जो कि समय की मांग के हिसाब से एक अनिवार्य प्रक्रिया है और चलता रहता है और चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारतेंदु के बाद जो चीज़ें हिंदी साहित्य में शुरू होती है और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो पूरा दृष्टिकोण है आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। सरस्वती का योगदान, फोर्ट विलियम कॉलेज और महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली के निर्माण में क्या योगदान था और आधुनिकता का आगमन किस प्रकार से खड़ी बोली के मार्फत से ही समझ सकते हैं कि पूरे हिंदी बेल्ट में आता है। अब आधुनिकता अभी भी हिंदी बेल्ट में कितनी आई है और नहीं आई है, इस पर इसका मूल्यांकन आप खुद ही कीजिएगा। वहाँ कितनी सारी जड़ता हैं और कितनी सारी जाति और धर्म के नाम पर और जाति के दंश किस प्रकार से आज भी गाँव में उसी रूप में चल रहे हैं और उनका जैसे हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है, जबकि हमारे देश को आज़ाद हुए भी 75, 76, 77 ईयर होने जा रहे हैं। तो अगर हम अभी भी शिक्षा से वंचित रहेंगे तो ये सब चीज़ें चलेगी और अगर हम शिक्षा अर्जित करेंगे, हमारी महिलाएं, हमारे परिवार के तमाम सदस्य उस ज्ञान को अर्जित करेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा, तो वो अलग तरीके से सोचना समझना शुरू करेंगे। लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव करना बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि उसके बाद क्या होता है और ये सारा कुछ साहित्य के रास्ते किस तरह से होता है। तो 19वीं शताब्दी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्याएं, पूर्तियों तुकबंदियों का समय किस प्रकार से खत्म होता है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और सरस्वती पत्रिका का 1903 में वो संपादन शुरू करते हैं। जो संपादक बनते हैं उस पत्रिका का प्रकाशन तो 1900 से शुरू हो जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं और इससे पहले वो रेलवे विभाग में नौकरी किया करते थे। और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कवियों से कहा है कि अब ये नायिका भेद का खेल बहुत हो चुका है, इससे बाहर निकलिए आप, विषयों की विविधता को चुनिए और काव्य भाषा में भी ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली की तरफ आपको आना होगा। इस प्रकार के विचारों का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं और कवि की क्या भूमिका होती है, लेखक का क्या योगदान होता है, उसको लेकर के कह सकते हैं कि एक तरह की गाइडलाइंस वो जारी करते हैं अपनी पत्रिका के माध्यम से और एक मोटिवेशन का काम करते हैं वो। तो उनका जो योगदान है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जाहिर सी बात है कि भारतेंदु के बाद की उस परंपरा को आगे बढ़ाने में, जैसे होता है ना कि देश आज़ाद तो हो गया लेकिन देश की आज़ादी की सिस्टम को चलाने वाला भी तो चाहिए ना। सिर्फ आज़ादी ही महत्वपूर्ण नहीं, आज़ादी को मेंटेन कितना रख पाते हैं। वो चीज़ हमें हासिल हो गई, उस चीज़ का हासिल होना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, उस चीज़ को कितना सही दिशा में यूज़ करते हुए आगे बढ़ा पाते हैं, उस मूल्य के साथ जी पाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास कहीं से बहुत पैसा आ गया लेकिन पता चला कि मेरा उसके बाद दिमाग ही घूम गया, तो उससे काम नहीं चलेगा। उस पैसा या उस सक्सेस या समृद्धि के आने के बाद भी मैं कितना पेशेंस के साथ और कितना आत्मविश्वास के साथ और धैर्य के साथ अपने पैरों को ज़मीन पर ही टिकाते हुए अपना काम करता हूँ और महत्वपूर्ण योगदान में कितना अपना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, वो महत्वपूर्ण होता है। तो 1857 की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब शुरुआत होता है तो और
हिंदी साहित्य के आधुनिक मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी हिंदी नवजागरण को हिंदी जाति का जागरण मानते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी जाति हिंदू जिस नवजागरण की बात करते हैं वो असल में हिंदू जो लोग थे उनके अंदर वो जड़ता थी, जिसको अम्बेडकर साहब बार बार अपने साहित्य में अपने लेखन में बार बार दर्ज करते हैं। देखिए अम्बेडकर ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ने की आवश्यकता है, चाहे उनका इलहिजरेशन ऑफ कास्ट हो, कास्ट का खात्मा की बात करने वाली बात हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली उनकी पुस्तकें हो, उनके भाषण हो, उनका टेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे, उनकी आत्मकथा अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वो आखिर इस तरह की बातें क्यों लिख रहे थे। सिर्फ किसी व्यक्ति से नफरत करने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग जाने अनजाने ही नफरत करते हैं और जाने अनजाने ही अपने आप को महान समझते हैं। तो इस प्रकार के भ्रम से हम जितना जल्दी मुक्त हो जाएं हम लोग, उतना अधिक अच्छा होगा हमारे लिए, और हम चीज़ों को और सरलता के साथ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और हमारी समझ बढ़ पाएगी। क्योंकि कोई अगर हमारी कमी बता रहा है तो हमारा दुश्मन नहीं है, वो चाहता है कि हमारे अंदर सुधार होगा तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी और हम आसपास के एटमॉस्फेयर को भी परिवर्तित करेंगे। तो अम्बेडकर साहब हिंदू धर्म की आलोचना लगातार करते रहे और उनकी आलोचना करने के पीछे यही कारण था कि वो हिंदू धर्म की जड़ता का शिकार उनको होना पड़ा। तो उनको उस बात का जब दंश भोगना पड़ा तो जाहिर सी बात है उसकी आलोचना तो करेंगे वो। तो बड़े ही रिस्पेक्ट और बड़ी विनम्रता के साथ में इस बात को दर्ज करना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है उनको। हम जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, हमारी समझ और हमारा समाज निश्चित रूप से उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ेगा और जाति की खाई धीरे-धीरे करके समाप्त हो सकती है। नहीं तो अगर इसको बनाए रखेंगे तो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो फिर सरस्वती पत्रिका का योगदान और उन सारी चीज़ों की बात भी रामविलास जी करते हैं और रामविलास जी ने बार-बार इस बात को दर्ज भी किया है। रामविलास जी पर भी हम अलग से बातचीत करेंगे। देखिए रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उनकी किताब है पूरी, उसमें तमाम तरह की बातों को दर्ज किया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को स्पष्ट किया उन्होंने। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे या उसके लिए फिर कुछ अलग से देखना पड़ेगा कुछ न कुछ। अभी शॉर्ट में ही बात करेंगे। मैथिली क्षण गुप्त की साकेत, इस पर भी बात करेंगे हम। और आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, देखिए टिप्पणी को सुना देता हूँ पढ़ के मैं, कि खड़ी बोली कि पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि उसमें भाषा को निर्मित भी करना था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो एक भाषा को सही करने वाला, एक दर्शन देने वाले की ज़रूरत होती है। जब हमें कुछ पता नहीं होता ना, तो हमें एक दर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें रास्ता बता सके। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे। अब देखिए मैथिली क्षण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय काव्य धारा की बात जब करते हैं तो उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनका आता है। और जिस तरह से गुप्त जी 1931 में उनका जो साकेत जो महाकाव्य वो आता है, और 1921 का समय आप देख लीजिए जब हिंदुस्तान आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें उनकी काव्य में नजर आती है। और 1886 में इनका जन्म होता है गुप्त जी का, और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुआ था, देखिए भारत भारती भी, जिसमें भारतीय अतीत गौरव का ज्ञान गान किया गया था कि हमारे अंदर वो चेतना पैदा हो सके। तो क्या कहते हैं गुप्त जी, क्षत्रिय सुनो आज तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन या धन भेंट दो। क्या बोल रहे हो? देखिए मतलब अब तुम्हें सब कुछ समर्पित करने का समय आया है, तुम्हारी जरूरत है देश को, तो तुम ये बलिदान, ये त्याग तुम्हें करने की आवश्यकता है। कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, ये जो कुयश है हमारा, इसको खत्म करो अब तो।
निज देश को जीवन सहित तन मन या धन भेंट दो और देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दो। तो जयदत्त धृतवद्य 1910 में उनका आता है, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 25, झंकार 29, साकेत 1931, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52 और विष्णु प्रिया 57। इसके अलावा रंग में भंग, सिद्धराज, पंत प्रबंध, बेताली किसान, उनके 3 नाटक भी लिखे जिनके नाम है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनगा। और साकेत आप जानते हैं रामपुरी राम की कथा है जिसमें उर्मिला की पीड़ा को व्यक्त किया है। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी थी, क्योंकि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो उनकी पत्नी तो उनके साथ में थी, लेकिन लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं तो लक्ष्मण की पत्नी घर पे रहती है। और लक्ष्मण की जो पीड़ा है, उसकी पत्नी की पीड़ा है, उसको शायद वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी समझ नहीं पाए, लेकिन आधुनिक काल में आकर के गुप्त जी समझते हैं और उस पीड़ा को वो अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होगी, बहुत फेमस पंक्तियां हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा को मजबूत करने में या राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में और भी कई लेखकों का योगदान रहा। और भारत भारती में क्या कहते हैं गुप्त जी कि देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। और फिर क्या कहते हैं भारत भारती में भारत भूमि के बारे में कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यानी तुम्हारी सब कुछ पूजा करते भारत भूमि और तुम्हें वंदन करते हैं इसीलिए। और राम नरेश त्रिपाठी जो उस दौर के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, वो भी अपनी कविता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भव, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पूर्ण क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो राष्ट्र के लिए उस समय या आज भी देश प्रेम की भावना तो हमेशा महत्वपूर्ण होनी ही चाहिए। तो उस साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए लोगों में उस चेतना को जगाने में इन सारे कवियों ने अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैंने कहा ना कि छायावाद की कविता या उस दौर की जो कविता है वो राष्ट्रीय जागरण की ही अभिव्यक्ति है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये सब कौन कह रहा है? नाथुराम शंकर, उस समय के बड़े रचनाकार थे, वो भी कह रहे हैं, नाथुराम शर्मा शंकर। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और उस दौर के जो महत्वपूर्ण कवि थे, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में मोटा मोटी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से उन्होंने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से इस काम को करना शुरू किया था। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 1865 में उनका जन्म हुआ था और 1947 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए आज जिस देश की आज़ादी के वर्ष ही वो चले जाते हैं दुनिया से। उन्होंने भी खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा था, प्री प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। पद्य प्रसून 1925, चुपते चौपदे 32, चोखे चौपदे 32, रस कलश 40, वेदेही वनवास 40। रस कलश तो रीतिकाल का ग्रंथ है, वेदेही वनवास राम कथा पर आधारित काव्य है और देशभक्ति की बातें इसके अंदर, लेकिन इनका प्री प्रवास बहुत प्रसिद्ध है। कोई राम की कथा है, उसके बाद है देवी राम देवी प्रसाद पूर्ण 1868-1915, ये भी उसी प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, लेकिन इनको ज्यादा नाम नहीं हुआ इनका। उसके बाद है रामचरित उपाध्याय 1772-1938, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित, चिंतामणि। देखिए चिंतामणि के नाम से बहुत सारे लोगों ने लिखा है, शुक्ल जी के भी निबंध का नाम चिंतामणि है और हमारे रीतिकाल के केशव दास की जो रचना है उसका नाम भी चिंतामणि है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दया प्रसाद शुक्ल सनई जी भी हैं, 1883,
1972 काफ़ी लंबा जीवन जिया इन्होंने तो, और आज़ादी के बाद का समय देखा, उसका लुत्फ़ भी उठाया। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इन सब के कवियों में भी राष्ट्रीय चेतना का ही प्रभाव नज़र आता है, और राष्ट्रीय चेतना की ही बात करते हैं। शुक्ल जी की जो रचनाएँ हैं वो कृषक कुंदन है, प्रेम पचीसी है, राष्ट्रीय वीणा है, त्रिशूल तरंग है, आदि है। और इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इस काल के जो कुछ कवि हैं, उनकी ये रचनाएँ हैं, और इन रचनाओं ने किस तरह से हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में अपना योगदान दिया, और मोटा-मोटी इस बातचीत में हम इसी पर फोकस करेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस तरह से अपनी पत्रिका के माध्यम से कितना योगदान दिया, और उस पत्रिका का जो योगदान है वो किस तरह से खड़ी बोली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और न जाने कितने लेखकों का परिष्कार करता है, न जाने कितने लेखकों को तैयार करने का काम करता है। तो हमारे साथ बने रहिए, और पढ़ते रहिए, और लिखते रहिए, और लगे रहिए, और गिव अप नहीं करना है। लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते जाना है।